मोस्टली इसका मेजरमेंट जो है वो 18 टू 40 माइक्रोमीटर का होता है डायमीटर, ठीक है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो आपके दो भागों में, मैंने पहले बता दिया कि दो भागों में पाया जाता है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म, ठीक है। और मोटाइल जो होता है वो सीडोपोडिया के कारण होता है। और न्यूक्लियस जो है इसका जो है साइज जो है वो वेरी करता है, दैट इज 4 टू 6 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये स्फेरिकल होता है शेप में। प्रीसिस्टिक स्टेज में क्या है, अब ट्रोपोजोएट के साइज से कंपैरिजन में आपका जो प्रीसिस्टिक स्टेज है, यानी सिस्ट से बनने, यानी एक मैच्योर सिस्ट से पिछली स्टेज, उससे पहले वाली स्टेज, ठीक है, ये स्मॉलर होता है साइज में और इसका 10 टू 20 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर, ठीक है। स्ट्रक्चर है इसका राउंड और ओवल, और इसमें ब्लंट हो जाता है सीडोपोडियम, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका जो मूवमेंट का जो पार्ट है सीडोपोडिया वो क्या हो जाता है, ब्लंट। और आप इसे फिगर में भी देख सकते हो कि आपका जो सीडोपोडिया है वो क्या हो चुका है, ब्लंट हो चुका है। यहाँ पे आपका क्या है, इसका साइज भी छोटा हो चुका है। और ये क्या है आपका न्यूक्लियस इसका यहाँ पे है, लेकिन इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और शेप जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा जैसा आपका ट्रोपोजोएट में रहा है। सिस्ट में भी सेम साइज एंड शेप जो है वो न्यूक्लियस का वैसा ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस की अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस केस में जो है बोलता है कि सिस्ट जो है वो आपका राउंड रहता है, 10 टू 15 माइक्रोमीटर रहता है डायमीटर में, और वो हाईली रिफ्रैक्टाइल मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सिस्ट वॉल। यानी कि एक इसके ऊपर, सिस्ट के ऊपर एक बहुत ही हार्ड एक मेम्ब्रेन बन जाती है सिस्ट वॉल, जो कि अमीबा को इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब आप देख सकते हो यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट के केस में क्या है, ग्लाइकोजन मास प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन मास आपका ये याद रखें कि यूनिन्यूक्लिएट और बायन्यूक्लिएट सिस्ट में ही पाया जाता है, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट में नहीं पाया जाता। और साथ में ही आपके ग्लाइकोजन क्रोमेटिड बार्स भी जो हैं वो आपके यूनिन्यूक्लिएट और बायन्यूक्लिएट सिस्ट में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बाइनरी फिजन के थ्रू, सबसे पहले यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट था उसमें सिंगल न्यूक्लियस था, बाइनरी फिजन के थ्रू वो 2 में डिवाइड हुआ तो वो बायन्यूक्लिएट बना, यानी उसने अपनी फॉर्म को चेंज किया यूनिन्यूक्लिएट से बायन्यूक्लिएट में। अब बायन्यूक्लिएट जो है वो अपने आप को क्या करेगा, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में भी कि बाहर सिस्ट वॉल है और अंदर 4 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो है यही इसकी एंटाइमीबा हिस्टोडिटिका की मैच्योर फॉर्म है, और यही जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और इसका जो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, और इसका जो डायमीटर जो है वो आपका एज कम्पेयर टू ट्रोपोजोएट एंड प्रीसिस्टिक स्टेज से और छोटा हो चुका है, 10 टू 15 माइक्रोमीटर। अब हम आगे बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमने बात करी थी होस्ट की, एज इट इज़ ही अब यहाँ पे भी हम वैसे एक्सप्लेन करेंगे कि होस्ट जो है इसमें वो आपका सिर्फ एक ही है, दैट इज़ द ह्यूमन बींग। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिजर्वायर होस्ट है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो है इसमें मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो है वो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। कॉज ऑफ इन्फेक्शन क्या है, आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जिस फूड एंड वाटर में क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट प्रेजेंट होंगे, जिसे हम कहेंगे कि वो क्या है, कंटामिनेटेड है, ठीक है, तो वो बाय इंजेक्शन के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और आगे ही अपना काम शुरू कर देगा। इंजेक्शन के बाद से क्या होता है, यहाँ पे लाइफ साइकिल बताने से पहले मैं आपको ये दो चीज़ें बता दूं। एक यहाँ पे है एन सिस्टेशन और एक यहाँ पे है एक्स सिस्टेशन। मैंने ये एरो के साथ आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। एक्स सिस्टेशन का मतलब होता है सिस्ट का फूटना, यानी कि सिस्ट वॉल रप्चर होगी और अमीबा बाहर आएगा और अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो वो प्रोसेस जो है ये आपका सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने इस क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट में, यानी यहाँ पे आपने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लिया और ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है ये ह्यूमन बींग के अंदर क्या कर गई है, एंटर कर गई। एंटर करने के बाद से सिस्ट वॉल जो है वो रप्चर होती है और अमीबा बाहर आता है, क्योंकि जब तक सिस्ट वॉल रप्चर नहीं होगी तो इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और ये अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपका ट्रोपोजोएट जो है वो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा जो है वो बाहर आ गया, यानी 4 न्यूक्लियस वाला अमीबा जब बाहर आ गया तो वो फर्दर बाइनरी फिजन के थ्रू जो है 4 से 8 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर आपका, इसको हम कहते हैं मेटासिस्टिक ट्रोपोजोएट। अब ये मेटासिस्टिक ट्रोपोजोएट जो हैं वो एक छोटा छोटा मतलब अमीबा का मांस लेके, मतलब एक तरीके से फ्लूइड लेके अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि अब ये सारे के सारे प्रिपेयर हैं एक नया, हर एक, यानी यहाँ पे 8 में से 8 ही प्रिपेयर हैं
अपना एक नया क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट बनाने में, यानी यहाँ से अपना ये नंबर जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ से मतलब एक अमीबा जो है वो 8 बना रहा है, अब 8 जो है वो आगे फिर फर्दर अपने जो हैं वो 8 बनाएंगे, ठीक है, अपने अपने 8 बनाएंगे। तो इस तरीके से अपना नंबर जो है इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग के अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अब ये जो आपके मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट जो हैं, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फिर फर्दर क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं। इससे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, अपना सारा ये काम कर रहे थे। अब यहाँ तक के क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट के एंटर होने के बाद से लेके मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट तक का जो सफ़र है, इसे हम कहते हैं एक्सिस्टेशन, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ से हमने दोबारा एक नया सिस्ट की फॉर्मेशन करनी है, तो आपको पता है कि सिस्ट की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले कौन सा है, इसका ट्रोपोजोइट बनेगा। मेटासिस्टिक ट्रोपोजोइट है, वो फर्दर एक नया क्या बना रहा है, ट्रोपोजोइट बना रहा है। ये आप देख सकते हो कि ट्रोपोजोइट बन गया, फिर प्रीसिस्ट बना, फिर एक यूनिन्यूक्लियेट सिस्ट बना, फिर बाइन्यूक्लियेट सिस्ट बना, फिर क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट में वो कन्वर्ट हो गया। तो आपका इस प्रोसेस को यानी सिस्ट की फॉर्मेशन को कहते हैं एनसिस्टेशन। तो यानी आपका जो लाइफ साइकिल है ये आपका 2 फॉर्म्स में चलता है, एनसिस्टेशन एंड एक्सिस्टेशन। सबसे पहले एक्सिस्टेशन होगा, फिर एक नई सिस्ट की फॉर्मेशन होगी, तो उसे हम कहेंगे एनसिस्टेशन, ठीक है। उसके बाद से ये आपके ट्रोपोजोइट्स जो हैं वो स्टूल में भी पास हो जाते हैं। देन अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर में अब ये 2 तरीके की डिजीज़ कॉज करता है। एक तो जो इंटेस्टाइन के ऊपर ये इफेक्ट करता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं एमोबिक डायसेंट्री, ठीक है। और दूसरा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियोसिस, जैसे कि आपका हिपेटिक एमोबियोसिस, जिसमें ये आपके हिपेटोसाइट यानी लीवर के सेल, हिपेटोसाइट्स को, सेल्स को क्या करता है, डैमेज कर देता है, वहाँ पे पस की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेस्टिनल एमोबियोसिस की। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 3 तरीके का बनता है कि व्हाट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इट कॉज, ठीक है। सेकंड आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज एमोबिक डायसेंट्री, विच ऑर्गेनिज्म कॉज द एमोबिक डायसेंट्री, एक्सप्लेन। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इंटेस्टिनल एमोबियोसिस एंड हाउ इट कैन बी कॉज्ड, एंड आगे जो भी प्रोसीजर, उसका जो भी आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आए तो आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इंटेस्टिनल एमोबियोसिस के केस में जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका 1 to 4 वीक का रहता है, यानी कि जब एक पर्सन ने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इंटेक किया जिसमें क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्ट प्रेजेंट था, उसके 1 या 4 हफ्ते बाद से उस पर्सन को जो है वो साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं, यानी कि वो जो आपका अमीबा है वो उसको अफेक्ट कर चुका है, ठीक है। अब ये क्या करता है, 4 हफ्ते के बाद में आपको क्या मिलेगा कि अल्सर्स की, अल्सरेटिव लीजन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जिसके कारण जो है वो ब्लडी डायरिया होगा, जिसे हम कहते हैं एमोबिक डायसेंट्री। अब ये अल्सर्स जो है बोलते जनरलाइज्ड, यानी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं या एक लोकलाइज्ड पार्ट में भी हो सकते हैं, जैसे इलियोसिकल और सिग्माइडो रेक्टल रीजन में, ठीक है। सेकंड है आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियोसिस। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमोबियोसिस का मतलब क्या है कि बोलता है कि इसमें जो है आपका हिपेटिक एमोबियोसिस हो जाता है, आपके हिपेटोसाइट अफेक्ट हो जाते हैं, और लीवर एब्सेस यानी लीवर में पस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब ये बोलता है ये कौन से पार्ट में होता है, ये बोलता है कि किसी भी पार्ट में हो सकता है लीवर के, जनरली ये आपके पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस पे होता है ऑफ द लीवर। अब इसमें जो आपकी पस की फॉर्मेशन होती है, यहाँ से आप फर्दर सैंपल लेके जो है उसे एग्जामिन कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बोलता है, अब कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी वायरस है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है या आप किसी भी पैरासाइट की बात ले लो, मैक्सिमम टाइम अगर उसका क्योर ना करवाया जाए टाइमली, तो वो आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ साथ आपकी बॉडी के और पार्ट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये बोलता है कि लीवर के बाद से ये आपके कहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी एंटर कर सकता है, लंग्स में भी, ब्रेन, स्प्लीन, स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस में अब आपको पता चल गया, अब ये सारे पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर थे जो आप एग्जामिन करोगे हॉस्पिटल एरिया में एक पेशेंट के अंदर। जब आपको ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं या फिर इस तरीके के चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आप क्या करोगे, फर्दर लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कन्फर्मेशन के लिए भेज दोगे दैट यू आर सस्पेक्टेड कि हाँ इसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने जो है वो अफेक्ट किया है। अब उसे इंटेस्टिनल है या फिर उसे क्या बोलते हिपेटिक एमोबियासिस है, उसके लिए आप जो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस करवाओगे।
जैसे कि आपका इंटेस्टिनल एमोबियोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें स्टूल का सैंपल लेंगे, ठीक है। स्टूल के सैंपल में आप डायरेक्टली जो है या तो ट्रोपोजोइट देख सकते हो या तो थ्रू द माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है आप उन ट्रोपोजोइट को देख सकते हो। दूसरा उसने ये बोला है कि अगर आप सेलाइन प्रिपरेशन यानी कि एक साल्ट सॉल्यूशन में अगर आप क्या करो, अपने स्टूल को डालो तो उसमें आपको ट्रोपोजोइट, क्योंकि उसमें ट्रोपोजोइट में ही सिर्फ सीडोपोडियम होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, तो आप क्या देखोगे कि उसमें जो है आपके ट्रोपोजोइट जो है वो मोटाइल कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने सिस्ट को स्टडी करना है तो उसमें अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करोगे और उसमें सिस्ट को आप देख सकते हो, ठीक है। देन स्टूल एंटीजन डिटेक्शन, आप डायरेक्टली स्टूल का सैंपल लो। स्टूल में क्या है, पैरासाइट, पैरासाइट जो है वो आपके एंटीजन है। आप एक पर्टिकुलर एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए उसकी आपको पर्टिकुलर एंटीबॉडी होनी चाहिए। अगर आपको सस्पेक्टेड है कि हाँ इसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने अफेक्ट किया होगा तो आप एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के थ्रू जो है आप उसे फर्दर डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आप कंफर्म हो तो आप क्या करोगे, एंटीबॉडी डालोगे उसके पैरासाइट के अगेंस्ट, तो वो वहाँ पे क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और कोई ना कोई आपको रिजल्ट जो है उसमें मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर लोगे कि हाँ इस पर्सन को जो है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने ही अफेक्ट किया है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, फर्दर सीरोलॉजिकल टेस्ट में जैसे कि आपका इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन ऐसे है या एलाइजा टेस्ट जो है, आप ह्यूमन बीइंग का ब्लड सैंपल लो और उसमें इन दोनों टेस्ट को करो तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली आपने इंटेस्टिनल एमोबियोसिस को। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू भी जो है आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका हिपेटिक एमोबियोसिस। हिपेटिक एमोबियोसिस के केस में सबसे पहले आता है डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन। इस केस में मतलब आप क्या करोगे, ट्रोपोजोएट को डेमोन्स्ट्रेट यानी ट्रोपोजोएट को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी। किस तरीके से, इसमें आपको जो है हिपेटिक एब्सेस यानी जो आपके हिपेटोसाइट में जो पस की फॉर्मेशन हुई है उस पस को निकाल के आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करो तो उसमें आपको ट्रोपोजोइट जो है मिलेंगे। लीवर बायोप्सी यानी कि लीवर के सेल या टिश्यूज़ को आप ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो और उसे फर्दर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो आपको उसमें ट्रोपोजोइट मिलेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन जो है वो हिपेटिक एमोबियोसिस के केस में इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट स्टिल बोलता है 15% केसेस में जो है वो आपके एंटामीबा हिस्टोलिटिका केस में जो है आपके हिपेटिक एब्सेस सिस्ट जो है वो मिलते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पे दोबारा IHA और एलाइजा आप टेस्ट करोगे, PCR रिएक्शन यहाँ पे दोबारा हो सकता है। रेडियोलॉजिकल मेथड में एक्सरे, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन एंड MRI टेस्ट जो हैं वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं अगर आपका एमोबिक लीवर एब्सेस है। मोस्टली आपकी जो लैबोरेटरी डायग्नोसिस जो है वो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। जब आप एक बार कंफर्म हो गए, आपको रिजल्ट आ गया कि हाँ इसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका ने ही जो है वो क्या किया है, अफेक्ट किया है, तब आप फिर फर्दर उस पर्सन को क्या दोगे, ट्रीटमेंट दोगे। अब ट्रीटमेंट भी दो तरीके की है। एक तो है जो माइल्ड केसेस हैं कि अभी स्टार्टिंग का है, तो उन माइल्ड केसेस के केस में आप क्या करोगे, आइडोक्विनोल और डाइलॉक्सानाइड फ्यूरोएट ड्रग जो है आप दोगे उस पर्सन को तो वो पर्सन क्योर कर जाएगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ही पुराना हो चुका है या बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, उस केस में आप मेट्रोनिडाजोल ड्रग दोगे विद कॉम्बिनेशन विद आइडोक्विनोल एंड डाइलॉक्सामाइड फ्यूरेट के साथ में, ठीक है। इससे जो है आपका पर्सन जो है, जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप उसे मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।